हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो प्लस टू विज्ञान का राजनीति विज्ञान का टॉपिक पढ़ रहे थे, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। देखो, उसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजनीतिक अपराधीकरण। और राजनीतिक अपराधीकरण के बारे में आपको मैं बता चुका था। क्या होता है राजनीतिक अपराधीकरण, उसके अंदर हम चर्चा कर चुके थे कि राजनीति में अपराध का शामिल हो जाना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो ज़्यादा राजनीति के अंदर उनको फायदा दिखाई देता है। देखो, हम इसकी परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि हम राजनीति को ज्वाइन करते हैं, राजनीति में शामिल होते हैं, तो जो हमारा उद्देश्य है लाभ कमाना होता है, क्योंकि राजनीति का उद्देश्य होता है जनता की सेवा करना। लेकिन जब हम अपना उद्देश्य ये मान लेते हैं कि हमें राजनीति से लाभ लेना है, वहाँ से हमें पैसा ऐंठना है, ऐसी ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? राजनीतिक अपराधीकरण बोलते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही अलग है। राजनीति से उद्देश्य हमारा अलग है। ठीक है। दूसरी बात, अगर हमें बहुत ज़्यादा सत्ता की लालसा है भी, हमें तो सीट ही प्राप्त करनी है, चाहे हमें कोई भी तरीका अपनाना पड़े। जैसे हम कह सकते हैं साम दाम दंड भेद, यानी किसी भी तरीके से हमें सिर्फ सीट चाहिए, हमें विजयी होना है। राजनीतिक दल भी ऐसा ही करते हैं। राजनीतिक दल भी उन्हीं को ही सीट देते हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों का जो मेन मकसद होता है सरकार बनाना। और वो सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी वो ऐसे व्यक्तियों को वोट देते हैं, वो ईमानदार नहीं होते, उनको नहीं देते टिकट वो, बल्कि किसको टिकट देते हैं, किसको अपना उम्मीदवार बनाते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये किसी न किसी प्रकार से जीत जाएगा। उनको तो सिर्फ सीट विजयी होनी चाहिए, चाहे आगे व्यक्ति कोई भी हो, किसी प्रकार का उसका नेचर कैसा ही हो, तो उसको पता है उसका समाज के अंदर चाहे डर है, भय है, कोई दबदबा है, कुछ भी है, पैसा है उसके पास, यानी धन है, बल है, उसके आधार पर उसको पता है ये जीत जाएगा। तो राजनीतिक दल भी ऐसे व्यक्तियों को ही सीट देते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है जो जिनके अपराध चल रहा होता है, जिनके अपराध साबित भी हो जाता है, जेल के अंदर ही वो क्या कर देते हैं? विजयी हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है, यानी ये जो अपराध है वो राजनीति में शामिल हो रहा है। अपराध क्या हो रहा है? राजनीति में शामिल हो रहा है। इसे बोलते हैं हम राजनीतिक अपराधीकरण। ठीक है। हमारी सोच के अकॉर्डिंग होता है, हमारी सोच कैसी है, हम राजनीति में क्यों जा रहे हैं हम। और जो अपराधी होते हैं जिनका नेचर ही अपराध करना होता है, वो तो लास्ट के अंदर सोचते ही राजनीतिक। आप फिल्मों में देखते हो जो गुंडे होते हैं, जो बड़े पावरफुल होते हैं, वो क्या करते हैं? लास्ट में राजनीति में शामिल हो जाते हैं और आसानी से जीत भी जाते हैं। वो दंगे करवा कर, किसी न किसी प्रकार से वोटों को खरीद कर, यानी जनता को मूर्ख बनाकर वो क्या कर लेते हैं? वोट को ऐंठ लेते हैं। चलता ही ऐसा है सब कुछ। आपने देखा होगा, जैसे आप कह सकते हो राजनीतिक प्राधिकरण की वो परिभाषा, इसकी विशेषता, जैसे जाली वोटों का देना है ना, जाली वोट दिए जाते हैं। कई बार तो पूरे बूथ पर ही कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है, वहाँ की जो पेटियाँ वगैरह है उसको चेंज कर दी जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है, यानी फिर से चुनाव करवाने के लिए वो एक दूसरे प्रत्याशी की हत्या भी कर देते हैं। यानी एक दल दूसरे दल का जो प्रत्याशी होता है, उम्मीदवार होता है, उसको उसकी हत्या भी हो जाती है। यानी कहने का मतलब इतना अपराध आ चुका है राजनीति के अंदर, इतना अपराध है आ चुका है। आज के टाइम अगर आप चेक करो ना, आप देखो जब भी हमारे यहाँ चुनाव होते हैं तो आप चेक करके देख लेना, कहीं ना कहीं दंगे होंगे ही होंगे। यानी बगैर दंगे के अब तक कोई भी चुनाव होता ही नहीं है, क्योंकि ये साठगांठ होती है, ये गठबंधन होता है। देखो, जब राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, यानी अधिक पैसा होगा तभी वो चुनाव जीत पाएंगे, यानी अपनी सरकार बना पाएंगे। वो पैसा आता कहाँ से? इन अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिनके पास धन बल होता है, वहाँ से पैसा आता है। वो क्या करते हैं? राजनीतिक दल को चंदा देते हैं। और जब उन्होंने चंदा ले लिया तो उसका मतलब जब उनकी सरकार बनेगी तो उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा उसको। तो सरकार बनाने में माफिया का बहुत बड़ा योगदान होता है, यानी जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। और सरकार बनने के बाद सरकार फिर उनको सुविधा देती है, सिर्फ अपराधियों को सुविधा देती है, उनको छूट मिलती है। ठीक है, ये है राजनीतिक अपराधीकरण। यानी पहले तो उनसे चंदा लेते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, उनका सहयोग लेते हैं सरकार बनाने में, और जब सरकार बन जाती है फिर उनका सहयोग करते हैं। यानी ये गठबंधन ही तो है, ये जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में राजनीति इन अपराधियों के बिना चल ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी हो चुकी है, हमारी सोच ही ऐसी हो चुकी है, जनता की सोच ऐसी हो चुकी है। जनता भी अब वोट देती है ना, तो वो भी सोचती नहीं है कि मैं किसको वोट दे रही हूँ। वो भी क्या है, एक छोटे से लालच के लिए, जैसे मान लो पैसे के लिए, या कोई और जैसे शराब वगैरह पिलाते हैं, इसके आधार पर वो क्या कर देते हैं? अपना वोट को बेच देते हैं, वोट दे देते हैं, जिसके कारण एक ऐसे व्यक्ति के पास वोट चला जाता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यानी हमारी वोट की वैल्यू खत्म हो जाती है।
क्योंकि आगे वाला व्यक्ति है वो हमारे लिए कुछ नहीं करने वाला, वो तो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति ज्वाइन की थी, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। और जब हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए काम करने लग जाते हैं, राजनीति के अंदर किसी भी प्रकार से शामिल हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने राजनीति का अर्थ पढ़ा था। ठीक है, विपराधी प्रवृत्ति के लोगों को राजनीति में आ जाना, प्रवेश कर जाना, ठीक है, या राजनीति को प्रभावित करना। पहले क्या था, देखो पहले टाइम ये था भी, ये प्रभावित करते थे राजनीति को, लेकिन ये राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते थे। ये सिर्फ जो राजनीतिक दल है उनको सहयोग करते थे, चंदा देते थे, उनका जिताने में सहयोग करते थे। लेकिन अब वर्तमान में क्या है, अब खुद मंत्री बनने लग गए हैं वो। पहले तो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग थे, जो माफिया था, वो सिर्फ सहयोग करता था राजनीतिक दल का, उनको पैसा देता था, चंदा देता था, ताकि आने वाले टाइम के अंदर जब उनकी सरकार बने तो उनको भी फायदा हो। लेकिन वर्तमान के अंदर तो पूरा चलन ही बदल चुका है। अब तो खुद वो राजनीति में आने लग गए हैं, खुद वो मंत्री बनने लग गए हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर बनने लग गए हैं। अब जब ऐसे लोग मिनिस्टर बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तो कहाँ राजनीति का सुधार होने वाला है, कहाँ समाज का विकास होने वाला है। तो इसे बोलते हैं हम राजनीतिक अपराधीकरण। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं राजनीतिक अपराधीकरण के कारण। ये राजनीतिक अपराधीकरण बढ़ता ही क्यों है? देखो बिल्कुल सिंपल सा कारण है। पहला से है, जो राष्ट्रीय चरित्र का पतन हो चुका है हमारे यहाँ पर। क्या हो चुका है? राष्ट्रीय चरित्र का पतन। पतन होना, खत्म होना, यानी हम चरित्रहीन हो चुके हैं। हमारे कोई भी निर्दयी हो चुके हैं, यानी कहने का मतलब कोई भी चरित्र नहीं है, कोई हमारा मूल्य नहीं है, दया भाव में रहा ही नहीं, यानी सोच विचार के काम नहीं करते हम चरित्रहीन हो चुके हैं। ठीक है, हमारे पास कोई भी चरित्र नहीं रहा है, हमारा जो वैल्यू है, हमारा जो मूल्य है वो गिर चुका है। अगर हम सेकंड इसकी बात करें राजनीतिक अपराधीकरण की, हम ले सकते हैं गरीबी, अशिक्षा व बेरोजगारी। यानी गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण और बेरोजगारी के कारण भी क्या होता है, राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि जब हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमें पता ही नहीं होगा राजनीति कैसे चलती है, किन लोग कैसे चलाई जाती है, प्रशासन कैसे चलता है, किस प्रकार सरकार बनाई जाती है, हमारे वोट का क्या मूल्य है, एक व्यक्ति का क्या मूल्य है। ठीक है, जो मंत्री बनता है वो हमारे लिए क्या करता है, क्या नहीं करता, हमारी पीढ़ी के लिए वो क्या करेगा, इससे हमारी पीढ़ी को भी नुकसान होगा। यानी ये सभी चीज़ों को हम सोचते नहीं है, क्योंकि हमें अशिक्षित है, हमें पता ही नहीं होता, हमें सिर्फ वोट दे के आना होता है। जो हमें ज़्यादा फायदा देगा, जो हमें ज़्यादा पैसा देगा, उसको हम वोट दे आते हैं। गरीबी के कारण भी हम ऐसा करते हैं। हम अपना, जैसे मान लो मैं गरीब हूँ, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर जो मेरे को पैसा देगा मैं उसको वोट दे दूंगा। ठीक है, बेरोजगारी के कारण भी ऐसा होता है, क्योंकि बेरोजगारी के कारण क्या होते हैं, ये जो अपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं इनको साथ जोड़ लेते हैं, उनको कुछ पैसे दे देते हैं, उनको साथ जोड़े रखते हैं, क्योंकि बेले होते हैं, वो खाली होते हैं। ठीक, इसके कारण भी राजनीतिक प्राधिकरण बढ़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो राजनीतिक दल है ये पवित्रता में विश्वास नहीं करते, पवित्रता में विश्वास नहीं करते। ये ऐसे नहीं करते भी, अगर हम पवित्रता यानी उचित साधनों का यदि हम उपयोग करेंगे, तो उनके मन में यही होता है कोई व्यक्ति अब तक उचित साधनों का ईमानदारी से यानी सर जो सीट है उसको विजयी नहीं कर पाया, यानी उसको कुछ न कुछ अपराध को भी अपनाना पड़ेगा। यानी मैं ये कह दूं जी मैं बिल्कुल अपराधीकरण के जो लोग हैं या जो माफिया उनका सहयोग किए लिए बिना मैं विजयी हो जाऊंगा तो कभी नहीं हो पाऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, यानी जो राजनीतिक दल है वो खुद भी, जो राजनेता है वो पवित्रता में विश्वास ही नहीं करते, उनका पवित्रता से विश्वास उठ चुका है। उनको ऐसा लग रहा है अगर हमें जीतना है तो इनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा, जब जाके हम अपनी सीट को निकाल सकते हैं, जीत सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पुलिस, राजनीतिज्ञ और अपराधी के मध्य गठबंधन, यानी इन्होंने क्या आपस में गठबंधन कर लिया है, बस तीनों मिलकर काम करते हैं। राजनीतिज्ञ उन्होंने अपराधियों के साथ गठबंधन किया है, पुलिस ने भी किया है, पुलिस भी राजनीतिज्ञों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही करते हैं। यानी कहने मतलब तीनों का गठबंधन होने के कारण, तीनों के समझौता होने के कारण क्या राजनीतिक प्राधिकरण बढ़ता है। अगर उसके बाद हम बात करें चुनावी राजनीति में जो आप कह सकते हो बाह्य तत्वों का प्रवेश,
देखो चुनावी राजनीति होती है, राजनीतिक दल होते हैं, चुनाव होते हैं, उसके अंदर बाह्य तत्व यानी जो बाहर के तत्व हैं उन्होंने प्रवेश किया है। अब बाहर के लोगों के बिना यानी जो अपराधीकरण के लोग हैं उनके बिना हम चुनाव नहीं जीत सकते, ठीक है। बाह्य तत्व यानी दूसरे लोगों को प्रवेश करते हैं। आपने देखते हैं कभी चुनाव होते हैं ना पंचायती राज के, बिल्कुल सिंपल नियमित स्तर के चुनाव होते हैं, उसके अंदर ही बाहर से लोग मंगवाए जाते हैं, तब जाके वो एक चुनाव जीत पाते हैं। यानी जाली वोट दिलाए जाते हैं, उनसे उनसे कुछ दंगे करवाए जाते हैं, यानी बाह्य तत्वों का क्या हो चुका है, उसके अंदर मिश्रण हो चुका है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो हमारे यहाँ पर कानून है यानी कानूनों का सख्ती से पालन नहीं होता है, सख्ती से इनका आप कह सकते हो लागू नहीं होते। ये कानून ऐसे बन चुके हैं जो सख्ती से लागू नहीं किए जाते, ठीक है, और प्रभावशाली तरीके से उनको लागू नहीं किया जाता। प्रभावशाली तरीके से अगर कानून ऐसा बना दिया जाए, प्रभावशाली तरीके से लागू कर दिया जाए, तो क्या होगा, उनके अंदर डर बैठेगा, भय बैठेगा, और वो ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन हमारे कानून भी क्या है, ऐसे ही है, अभी इसके द्वारा एक प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं किया जाता, उनको तोड़ मरोड़ कर लागू किया जाता है, अपराधियों को इससे रोक दिया जाता है। जैसे मैंने अभी कहा था आपको, कानून बनाती कौन है, सरकार ही तो बनाती है, और सरकार को बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो सरकार उनके विरुद्ध कानून थोड़ी बनाएगी, उनका तो सरकार सहयोग करेगी, क्योंकि सरकार का इन्होंने सहयोग किया है तो ये सरकार इनका सहयोग करेगी, ठीक है। तो कानूनों का जो प्रभावशाली तरीके से लागू न होना भी यही एक प्रणाली है। हम बात करें हमारे न्याय की मूलभूत खामियां, खामियां यानी कुछ ना कुछ कमियां हैं। अगर हमारा न्यायपालिका शक्तिशाली हो जाए, न्याय के अंदर जो खामियां है जो खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी हमारी न्यायपालिका जो न्याय है उसके अंदर कुछ खामियां है, कुछ कमी है। उसके बाद बात करें सत्ता प्राप्ति की लालसा, सत्ता प्राप्ति की लालसा। देखो सत्ता प्राप्ति की बहुत ज़्यादा लालसा होती है, और वो सत्ता प्राप्त करने के लिए कोई भी साधन को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी मैंने आपने बात की थी, वो अपने साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपना सकते हैं, बस उनको सत्ता चाहिए, और एक बार सत्ता मिलने के बाद वो आगे भी सत्ता जारी रखना चाहते हैं। ये एक बार सीट उनको मिल जाती है, वो जीत जाते हैं, आगे वो जीतना चाहते हैं, इसीलिए वो उनके साथ पूरे जब तक वो 5 साल तक उनकी सरकार रहेगी तब तक वो उसके साथ साठ गांठ बनाए रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि 5 साल के बाद फिर उनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें 9 नंबर का, तो निर्वाचन जो प्रणाली है हमारी, क्या है, निर्वाचन प्रणाली, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ खामियां हैं। देखो हमारे यहाँ पर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रखा गया ताकि वो एक स्वतंत्र तरीके से निर्णय ले सके, ठीक है। यानी वो जो भी अपराध कर रहा है या कोई जो आचार संहिता को तोड़ रहा है, तो वो क्या कर सकता है, खुद दंड दे सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ खामियां है अभी तक निर्वाचन प्रणाली की, इसके कारण ये जो राजनीतिक प्राधिकरण बढ़ रहा है, ये कारण है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, अब एक बात करते हैं हम, देखो समाज के अंदर क्या होता है, समाज के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्तमान में देखा होगा समाज में जो अपराधी होते हैं यानी अपराधियों का दबदबा होता है, और जनता इनको स्वीकार करती है ना, क्योंकि उनको पता होता है जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो इनका काम कर सकते हैं, उनको सहयोग कर सकते हैं अगर कोई आवश्यकता पड़ जाए तो। इसलिए इनका क्या होता है, समाज में दबदबा होता है, धन के आधार पर, बल के आधार पर, ठीक है। दूसरी बात, और जनता इनको स्वीकार कर लेती है, स्वीकार कर देती है जनता, क्योंकि जनता को पता होता है ये अपराधी प्रवृत्ति लोग होते हैं ना, उनकी ऊंची तक लंबे तक पहुँच होती है। अगर उनको कोई काम की आवश्यकता पड़ेगी तो वो काम सिर्फ यही कर सकते हैं, एक सामान्य व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, जो आपका धन है, बल है, ठीक है, धन, बल और राजनीति, इनका मिश्रण हो चुका है। इसका मतलब राजनीति अब धन और बल के बिना नहीं चल सकती। अगर आप छोटा सा चुनाव जीतना चाहो ना, वार्ड पंची का, छोटे छोटा, तो भी आपको धन की आवश्यकता पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। पहले तो एमएलए एमपी के चुनाव भी कम पैसे में लड़े जा सकते थे, लेकिन वर्तमान में अगर आप पंचायती राज में बिल्कुल नियमित स्तर में पे अगर आप सरपंच का, वार्ड पंच का करते हो ना, फिर भी लाखों रुपए लग जाते हैं,
इसका मतलब राजनीति में जो धन है वो बल क्या कर चुका है, प्रवेश कर चुका है, इनका मिश्रण हो चुका है। ठीक है, ये कुछ कारण है राजनीतिक अपराधीकरण के, यानी राजनीति के अपराध बढ़ने के कारण। आगे हम नेक्स्ट पढ़े। ये तो हो गई जी राजनीतिक अपराधीकरण के कारण, यानी इसके कारण क्या होता है, राजनीतिक अपराधीकरण बढ़ता है, राजनीति में अपराध का प्रवेश होता है। अगर हम नेक्स्ट आगे चर्चा करें, अगर मैं आपसे ये पूछूं भारतीय राजनीति का, भारतीय राजनीति का वर्तमान परिदृश्य, इसका मतलब वर्तमान में अगर देखा जाए, देखो वैसे तो हमने पढ़ लिया राजनीतिक प्रवृत्ति, ठीक है, राजनीति आपराधिकरण, राजनीति में अपराध कहा जाना, उसके कारण भी पढ़ लिए हमने कि किस प्रकार राजनीति में अपराध आता है, किस प्रकार इसको बढ़ोतरी मिलती है, किस प्रकार इसके अंदर विकास होता है, यानी राजनीति में अपराध बढ़ता है। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें, आप ये सोचोगे जरूर सर आपने ये बता दिया, ठीक है राजनीतिक प्राधिकरण हो रहा है, लेकिन हो कहाँ रहा है, हमें बताओ ना, कौन सी ऐसी स्थिति है जिसके कारण राजनीतिक प्राधिकरण हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप अगर 16वीं लोकसभा की बात करो, 16वीं, अब तो 17वीं चल रही है ना, 16वीं लोकसभा, इसके अंदर कहते हैं टोटल 34% जो प्रतिनिधि थे, जो प्रत्याशी थे, वो अपराधी व्यक्ति थे। 16वीं लोकसभा में 34% सदस्य अपराधी प्रवृत्ति के थे। ये देख लो, 100 में से 34, यानी 100 में से 34 लोग अपराधी प्रवृत्ति के थे, यानी प्रतिशत आती है तो मतलब 100 में से 34। और टोटल जो लोकसभा में होते हैं 545 सदस्य, यानी निर्वाचन होते हैं 543, इसका निकाल लो 34%, यानी कितने लोग थे जो अपराधी प्रवृत्ति के थे। यानी वो क्या होते थे, या तो उनके कोई ना कोई अपराध चल रहा होता है, उन पर केस चल रहा होता है, ठीक है, या वो अपराध कर रहे होते हैं, या वो कोई जेल के अंदर होते हैं। यानी इतने लोग सिर्फ 16वीं लोकसभा में थे। अब देख लो, 100 में से 34, यानी 500 में लगभग 5 से गुणा करेंगे, 150 से ऊपर लोग वो थे जो अपराध से संबंधित थे, ईमानदार नहीं थे, अपराधी प्रवृत्ति, यानी उनका नेचर था वो अपराधी संबंधी था। और हम बात करें तो वर्तमान में आप देखते होंगे जो चुनाव होते हैं, इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। वैसे तो चुनाव होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, जाली वोट दिए जाते हैं, होता है नहीं होता, कई बार तो जो वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं उनको भी खरीद लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो कोई बुथ होता है, उस पर पूरे पर कब्जा कर लिया जाता है। ये फिल्मों में दिखाते हैं ना, ये सच्चाई होती है, उनके आधार पर ही फिल्में बनाई जाती है। फिल्मों में होता है ना, बुथ को कब्जा कर लिया जाता है, जाली नोट दिए, जो जाली वोट दिए जाते हैं, ठीक है, धन का प्रयोग किया जाता है, बल का प्रयोग किया जाता है, वोटों को खरीदा जाता है, शराब वगैरह पिलाई जाती है। आपने कभी देख लेना, जब चुनाव होते हैं ना एमपी एमएलए के, आप न्यूज़पेपर पढ़ना, बहुत ज़्यादा पैसे पकड़ते हैं, यानी काला धन बहुत ज़्यादा पकड़ा जाता है, यानी काले धन का यूज होता है। अब 2000 के नोट पहले छपे थे ना स्टार्टिंग के अंदर, बहुत पैसे थे, यानी 2000 के नोट सबके पास। लेकिन जब चुनाव की स्थिति आई थी ना, जब चुनाव होने वाले थे, एक बार ये न्यूज़पेपर में खबर भी आई थी, एक न्यूज आई थी, क्या आई थी कि 2000 के नोट कहाँ गायब हो गए, कहीं नहीं मिल रहे थे 2000 के नोट। तो वो काले धन के रूप में पहले राजनीतिक दलों ने क्या किया, उसको इकट्ठा कर लिया, उनको पता था ये चुनाव में काम आएंगे। ये राजनीतिक प्राधिकरण तो है, ये वर्तमान में है ऐसा। आप देखते हैं शराब पकड़ी जाती है कई बार तो इन शराब से लोगों की मृत्यु भी होती है, तो बहुत ज़्यादा शराब का यूज किया जाता है, लोगों को पिलाई जाती है, और वो अच्छी प्रवृत्ति की नहीं होती, यानी जो बेकार, जो घटिया स्तर की होती है, वो शराब पिलाई जाती है लोगों को, ताकि उनको वोट दिया जाए, वोट मिल सके उनको। उसके बाद धन का यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा वोटों को खरीदा जाता है, पैसा दिया जाता है। यानी ये क्या है, ये वर्तमान परिदृश्य है, और आप ये देखते भी हो। तो चुनाव होते हैं ना, तो देख लेना, आप न्यूज़पेपर पढ़ना डेली का, आपको पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा संपत्ति छिपाई जाती है, जब वो अपना फॉर्म भरते हैं ना, जब उनसे संपत्ति पूछी जाती है, तो वो संपत्ति छुपा लेते हैं अपनी, यानी किसी और के नाम दिखा देते हैं उसको। तो कहने का मतलब ये वर्तमान का परिदृश्य है, ऐसा होता है वर्तमान में। और ये देख लेना, जब भी चुनाव होते हैं ना, तो कोई उपचुनाव अवश्य होगा कोई क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पर दंगा होता है, तो वहाँ पर उपचुनाव हो जाते हैं। कई बार तो प्रत्याशी की हत्या भी कर दी जाती है, ये भी बहुत बार हो चुका है। फिर अगर उनको ऐसा लग रहा है कि फिर से चुनाव करवाना है, तो वो प्रत्याशी की हत्या कर देंगे, उनको मार देंगे, और हत्या करने के बाद फिर से वहाँ पर नया चुनाव होगा।
है ना, दंगे करवाए जाते हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो ये सब क्या है, ये राजनीतिक अपराधीकरण, और ये वर्तमान में होता है, वर्तमान में होता है। आप +2 के स्टूडेंट हो तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आपको पूरी राजनीति का पता चल जाएगा कि क्या कैसे चलती है राजनीति। ठीक है, तभी तो हम क्या कहते हैं, राजनीति को गंदी राजनीति बोलते हैं। वर्तमान में जो राजनीति है वो वास्तव में गंदी राजनीति है। इससे अंदर एक आम व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश करने से डरता है, राजनीति से दूर रहना चाहता है, वो नहीं चाहता भी राजनीति में उसका प्रवेश हो। अगर उसके कोई घर का सदस्य भी जाता है ना तो उसको भी वो रोक देता है, क्योंकि वो कह देता है राजनीति ऐसी नहीं है, जो राजनीति रही है वो वैसी नहीं रही है, उसमें बहुत चेंज आ चुका है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा धन बल संघर्ष दंगों का यूज होने लग गया है, और एक ईमानदार व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता। तो कहने का मतलब वर्तमान में आप इस चीज़ को देख चुके हो। और जब भी चुनाव होते हैं, क्योंकि प्रत्येक 5 साल के अंदर और बहुत चुनाव होते हैं, MP के होते हैं, MLA के होते हैं, हमारे पंचायती राज के होते हैं, सब में आप चेक करके देख लेना कितना ज़्यादा पैसा यूज करते हैं राजनीतिक दल, बहुत पैसा बांटते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं। अब वो पैसा आता कहाँ से है, वो काला धन कहाँ से आता है, वो इन्हीं से तो आता है, अपराधियों से, जो माफिया होते हैं उन्हीं से तो पैसा आता है। इतना पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि देखो MP का चुनाव होता है वो तो बड़े स्तर पर होता है, तो ज़्यादा उनको क्षेत्र के अंदर पैसे बांटने होते हैं, ज़्यादा शराब बांटनी होती है, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा पैसा चाहिए उनको। MLA के अंदर उसका थोड़ा छोटा स्तर होता है, लेकिन फिर भी बहुत पैसे लगते हैं। यहाँ तक मैंने कहा था ना, पंचायती राज के अंदर एक सरपंच का एक गांव का चुनाव होता है सिर्फ, और वार्ड पंच में तो सिर्फ एक वार्ड का चुनाव होता है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पैसे लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा धन और बल का यूज किया जाता है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। कई बार देखा ना आपने, उनको डरा कर वोट लिया जाता है, अगर आप ऐसा वोट नवे नहीं दोगे तो हम आपके साथ ऐसा कर देंगे, उनको किसी न किसी प्रकार की दबाव बनाया जाता है ताकि उनको वोट एंड के उसका। पर तुम्हारे वो नहीं है, देखो मेन जो राजनीतिक दल का काम क्या होता है ये बता देता हूँ आपको मैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दल, यानी हम बता सकते हैं भी लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना नहीं चल सकता। हमारे भी यहाँ पर कुछ लोग थे, जब ये हम स्वतंत्र हुए थे ना, उन्होंने ये कहा था, जैसे गांधी था, राम नारायण लोहिया था, उन्होंने कहा था भी राजनीतिक दल नहीं होने चाहिए क्योंकि राजनीतिक दल हमारे लोकतंत्र को बिगाड़ देंगे। लेकिन वास्तव में लोकतंत्र संसदीय शासन प्रणाली राजनीतिक दलों बिना नहीं चल सकती। ठीक है, तो राजनीतिक दल का गठन होता है वो किसी न किसी विचार पर होता है, आर्थिक सामाजिक विचार होते हैं, उनका कोई ना कोई एक मकसद होता है, एक मंशा होती है, एक उद्देश्य होते हैं, वो उद्देश्य लोगों को बताते हैं। इसका मतलब कि कार्य नीतियाँ होती हैं कोई ना कोई, भी हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे बोलते हैं ना वो। लेकिन वर्तमान में इसको तो नकार दिया गया है, उनकी कोई कार्य नीतियाँ नहीं है, कुछ नहीं बोलते जनता को, बल्कि सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं, धन और बल का यूज करते हैं, इन अपराधियों का यूज करते हैं। जो इनका मेन था वो तो उन्होंने छोड़ दिया, अपनी कार्य नीतियाँ, अब वो सरकार बनने के बाद क्या करेंगे, जनता के लिए क्या करेंगे, इस चीज़ों को उन्होंने नकार दिया है, इस चीज़ों को अपने संविधान से ही निकाल दिया है उन्होंने, अपने संविधान से निकाल दिया उसको, अपने विचार ही नहीं रखे उन्होंने, सिर्फ धन और बल का यूज करके वो क्या कर रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। यही है राजनीतिक अपराधीकरण, और वर्तमान परिदृश्य यही है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैं कह दूँ राजनीतिक प्राधिकरण के रोकने के उपाय। देखो हमने राजनीतिक प्राधिकरण का अर्थ पढ़ा, इसके हमने कारण पढ़े, कुछ हमने बात के बारे में कुछ परिदृश्य पढ़े। तो वर्तमान के अंदर देखें तो क्या सिर्फ हम बात ही कर रहे हैं या वास्तव में प्राधिकरण है। तो मैंने अभी कहा था 16वीं जो लोकसभा थी उसमें लगभग 34% लोग अपराधी प्रवृत्ति के थे। ठीक है, और वर्तमान में ऐसा होता है, वो ऐसे नहीं जीत के आए थे, उन्होंने धन बल का यूज किया था, उन्होंने अपराधियों का उपयोग किया था, तब उन्होंने क्या किया था, जीते थे। यानी एक प्रत्याशी के रूप में, उम्मीदवार के रूप में वो प्रतिनिधि बने थे, जनता के प्रतिनिधि बने थे वो। ठीक है, अब हम कहते हैं राजनीतिक प्राधिकरण को रोकने के उपाय। देखो हमने राजनीतिक अपराधीकरण के बारे में चर्चा कर चुके हैं, इसके हम कारण भी पढ़ चुके हैं, तो इसको रोकेंगे भी, ये तो होना चाहिए भी समस्या है तो समस्या को दूर तो करना है हमें, कोई प्रॉब्लम चुनौती आ रही है हमारे भारतीय लोकतंत्र के समक्ष, तो उस चुनौती को दूर तो करनी है हमें, उस चुनौती को मतलब जो समस्या है उसको दूर तो करना है, रोकना तो है उनको। रोकने वाली मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी किसी चीज़ के आपसे ये पूछा जाए इस समस्या को, इस जो आपकी स्थिति आ चुकी है उसको रोकने के उपाय होता है तो वो कारण में ढूंढ लिया गया, क्योंकि कोई कारण होता है किसी चीज़ का
कार्य करने का। जैसे मैं कहता हूँ जी मैं एग्जाम में पास नहीं होता, कोई कारण है, कारण क्या है, मैं पढ़ता नहीं। अगर मैं कारण दूर कर दूँ यानी पढ़ने लग जाऊँ तो पास अपने आप ही हो जाऊँगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक हम कारण दूर नहीं करेंगे तब तक उसको हम उसके उपाय नहीं, उसको समस्या को नहीं मिटा सकते। वो समस्या बढ़ती जाएगी, वो चुनौती और बढ़ेगी। ये नहीं है जो राजनीतिक प्राधिकरण एकदम ही आप जो देख रहे हो वो आ गया, धीरे धीरे आया था ये, धीरे 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 बढ़ता बढ़ता आगे टाइम आने वाला तो इतना हो जाएगा भी अपराधियों के बिना चुनाव जीता ही नहीं जाएगा। और जितने भी मान लीजिए सरकार बनाएंगे, जो लोकसभा विधानसभा बैठे वो सारे अपराधी प्रवृत्ति के लोग होंगे। वो हमारे लिए सरकार चलाएंगे, हमारे लिए कानून बनाएंगे, हमारे लिए कार्य करेंगे। तो धीरे धीरे स्थिति आती है। तो जब हम स्टार्टिंग में पता चल जाएगा, उस कारणों को दूर कर दें तो हम इस स्थिति से निपट सकते हैं। तो कारण कौन सा है? हमारा पहला कारण था, मैं वैसे ही चर्चा कर लेता हूँ। ये हम बात की थी राष्ट्रीय चरित्र का पतन। तो हमें ऐसा होना चाहिए, हमारे राष्ट्रीय चरित्र है, हमारा जो मूल्य है, वैल्यू है, उसको बढ़ाना चाहिए। हमें नैतिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नैतिक होना चाहिए। हमें नैतिकता को अपनाना चाहिए। जब हम नैतिक हो जाएंगे तब जाके इस राजनीतिक अपराधीकरण को हम दूर कर सकते हैं, इनको हम मिटा सकते हैं। उसके बाद हमें लोगों में शिक्षा फैलानी चाहिए, रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए और गरीबी को दूर करना चाहिए। अगर ये स्थिति हो जाएगी, कोई गरीब ही नहीं रहेगा तो वोट बेचेगा कौन? कोई नहीं बेचेगा। तो अगर उसकी स्थिति अच्छी है, उसका आर्थिक विकास हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी गरीब नहीं रहेगा तो वो अपना वोट बेचेगा नहीं। उसका नैतिक चरित्र उच्च हो जाएगा, नैतिकता आ जाएगी, चरित्र बढ़ जाएगा, तो अपने आप ही उसके बहकावे में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे शराब वगैरह देकर उनसे वोट लिए जाते हैं, वो नहीं करेगा वो ऐसा। रोजगार बढ़ जाएगा, रोजगार बढ़ने से क्या होगा? रोजगार बढ़ने से हमारे जो यहाँ पर बेरोजगारी वो खत्म हो जाएगी, उनको बंदे नहीं मिलेंगे। तो ये होते हैं ना, जो ये राजनीतिक प्राधिकरण के अंदर अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो ज़्यादा बेरोजगार होते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पाता, फिर वो इसी स्थिति में इस लाइन में लग जाते हैं। वो अगर रोजगार सबको मिल गया तो अपने आप ही स्थिति खत्म हो जाएगी। हम बात करें राजनेता हैं और जो पुलिस है, जो अपराधी है, उनका गठबंधन है, सांठ गांठ कर रखी है, उसको खत्म कर देना चाहिए। पुलिस का अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए, राजनेताओं को ईमानदारी से काम करना चाहिए, अपराधियों को राजनीति और पुलिस से अलग रखना चाहिए, उन पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, हमारी न्याय व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, कानूनों को लागू करते हुए यानी कानूनों को प्रभावशाली तरीके से लागू करना चाहिए। अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति का बंदा है या कोई व्यक्ति है जो अपराधी प्रवृत्ति का है, तो उसको निर्वाचन आयोग के द्वारा निरस्त कर देना चाहिए, यानी उसके फॉर्म को निरस्त कर देना चाहिए, अभी वो चुनाव लड़ ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति कर देनी चाहिए। चुनाव आयोग जो निर्वाचन आयोग है उसको ज़्यादा शक्तियाँ दी जानी चाहिए। है वो स्वतंत्र निकाय, लेकिन उसको और ज़्यादा शक्ति दी जानी चाहिए ताकि वो एक स्वतंत्र निर्णय ले सके। अगर कोई ज़्यादा अपराध किया जिसने अपराधी प्रवृत्ति का लोग है, उसको चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। और हमारे यहाँ पर एक ऐसी कोर्ट जो होती है ना, फास्ट कोर्ट बनानी चाहिए, जल्दी निर्णय लेना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो राजनेता है या कोई राजनीतिज्ञ है, उसके अंदर क्या उसके ऊपर कोई अपराध चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो उसको जल्दी निपटाना चाहिए ताकि जल्दी उसके बारे में बताया जा सके भी इसने ये अपराध किया या नहीं किया। यानी जल्दी ऐसी कोर्ट बनानी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जा सके। यानी न्याय प्रणाली क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। अगर कोई धन बल का यूज करता है, अगर धन बल का, शराब का यानी अनैतिक तरीकों का चुनाव में यूज करता है, उपयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग के द्वारा उन प्रत्याशियों की जिनकी ये मतलब धन या कोई जो शराब पकड़ी गई है, उनकी फॉर्म ही निरस्त कर देना चाहिए, उसको चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। उसके बाद आधुनिक तरीका अपनाना चाहिए, जैसे ईवीएम का यूज हो रहा है। उसके बाद हम कह सकते हैं जैसे नोटा का प्रयोग होता है ना, हमारे नोटा में जब आप किसी को भी वोट नहीं देना चाहते तो इसका बटन दबा सकते हो, आप दबाना। जब आप किसी को भी वोट नहीं देना चाहते, अगर आपको ऐसा लगे मान लो ए, बी और सी और डी ये 4 प्रत्याशी चुनाव में हैं और आपको लगे चारों ही हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, अपराधी प्रवृत्ति, देखो यहाँ पर अगर मान लो ये नोटे वाला ऑप्शन न होता फिर तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बनता, क्यों? चारों अपराधी प्रवृत्ति का तो किसी को वोट देना ही पड़ेगा हमें। जो जीतेगा वो अपराध से ही संबंधित है, वही व्यक्ति जीत कर जाएगा, चाहे ए जीते, बी, सी, डी कोई जीते। लेकिन जब अगर हमारे पास एक ऑप्शन और आ जाता है तब जाके हमें लगे ये चारों व्यक्ति क्या है, अपराध प्रवृत्ति के हैं, तो वो इसको चारों को वोट न देकर इसके अंदर क्या कर सकता है, अपना वोट डाल सकता है।
और ये किया है, नोटा का प्रयोग इसीलिए किया गया है ताकि अगर किसी व्यक्ति को, जनता को, चारों व्यक्ति जितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं, वो सभी उनको पसंद नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है भी चारों के चारों जितने भी 5-10 जितने भी खड़े हुए हैं सारे के सारे अपराधी प्रवृत्ति के हैं, ईमानदार नहीं है, तो जनता क्या कर सकती है, किसी को वोट नहीं दे सकती। वो क्या कर सकती है, इस नोटा बटन का यूज कर सकती है, नोटा के अंदर वोट डाल सकती है। अभी वो किसी को वोट नहीं देना चाहती, किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करती। तो ये क्या है, इसको दूर करने के उपाय ही है। ठीक है, आपको बता चुके हैं, न्याय प्रणाली मजबूत, निर्वाचन आयोग को मजबूत करना चाहिए, कानून सख्ती से पालन करना चाहिए, जल्दी जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको राजनीति से दूर रखना चाहिए। इसका मतलब वो राजनीति में प्रवेश ही न कर पाए, उनके फॉर्म वगैरह वो अप्लाई न कर पाए, उसको अयोग्यता कर दें, उसको अयोग्य कर दें। अगर कोई ऐसा कर रहा है, अपराधियों का यूज कर रहा है, धन का यूज कर रहा है, बल का, या कोई ऐसा काम कर रहा है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, उसको अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। अगर कोई किसी के अपराध चल रहा है तो उसको जल्दी जल्दी उसका निर्णय होना चाहिए, ऐसे कोर्ट की स्थापना की जानी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी क्या लिया जा सकते, उसके विरुद्ध निर्णय लिया जा सके। ठीक है, और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको चुनाव ही नहीं लड़ सकते, वो ऐसा निर्णय हो जाना चाहिए, ऐसा कानून बन जाना चाहिए कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब है राजनीतिक अपराधीकरण को दूर करने के उपाय। नैतिकता, चरित्र का विकास, शिक्षा, रोजगार, गरीबी। देखो, शिक्षा को बढ़ावा, रोजगार को बढ़ावा और गरीबी को कम करना, ये भी स्थिति हो सकती है, क्योंकि ये कारण थे, ये राजनीतिक अपराध को बढ़ाने के कारण थे। अब इनको दूर कर दो, अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर जो आएगा आपका, एक समिति थी बोहरा समिति, इसके बारे में पढ़ते हैं। NN बोहरा समिति, यह समिति बनाई गई थी जो राजनीतिक अपराधीकरण है, राजनीतिक अपराधीकरण, उसका अध्ययन करने के लिए। भी राजनीतिक अपराधीकरण क्या है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या कारण है इसका। ठीक है, तो इस समिति ने अपना एक सार दिया था, यानी अपना एक निष्कर्ष दिया था। वो निष्कर्ष क्या दिया था उसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। NN बोहरा समिति ने कुछ अपना एक निष्कर्ष दिया था, इसके बारे में बताया था। उन्होंने ये कहा था कि भारत का जो नेटवर्क है ना, माफिया एक समांतर सरकार चला रहा है। भारत में जो एक सरकार चला रहा है ना, वो माफिया चला रहा है, माफिया। आप ये कह सकते हो, माफिया एक समांतर सरकार चला रहा है। यानी जो सरकार है वो एक माफिया के हाथ की कठपुतली है, क्योंकि जब सरकार बना रहे थे, चुनाव था, तब तो माफिया ने इसका सहयोग किया था। अब सरकार किसका सहयोग कर रही है, माफिया। जैसा ये चाहता है वैसे ही सरकार कानून बनाती है, वैसे ही सरकार निर्णय लेती है, वैसे ही सरकार कार्य करती है। अब वो कहता है इसका कारण क्या है, वो कहता है इसका कारण ये है कि जो जनता है, जनता वो अशिक्षित है, भाव शून्य है, जनता अशिक्षित है, भाव शून्य है, जागरूक नहीं है, ठीक है, वो उदासीन है। उसके बाद कह सकते हैं हाँ, अगंभीरता, अगंभीरता यानी वो गंभीर नहीं लेती इस बात को, वो उदासीन है, यानी वो जागरूक नहीं है। यानी कहने का मतलब है जनता अशिक्षित है। भी ये क्यों हो रहा है ऐसा, माफिया समांतर सरकार क्यों चला रहा है, क्योंकि जनता अशिक्षित है, जनता अगंभीर है, यानी चुनाव को गंभीरता से नहीं लेती है। हमें पता ही नहीं, चुनाव होते हैं बस वोट डालने चले जाते हैं, वोट डाला वापिस आ गए, हमें पता नहीं किसको वोट डाला है, वो हमारे लिए क्या कर सकता है। जो सरकार बनाता है वो जीतने के बाद जो सरकार बनती है, सरकार हमारे लिए क्या करती है। ठीक है, हमारा विकास कैसे होगा, किस प्रकार हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, किस प्रकार गरीबी दूर होगी, किस प्रकार हमारे समाज का, देश का विकास होगा, इस चीज़ का पता नहीं। हमें आगे गंभीरता से नहीं लेते चुनाव को, बस हमें 5 साल के बाद चुनाव आए, 5 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं, सरकार कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, अभी 5 साल तक उसने सरकार चलाई, उसने क्या क्या काम किया, क्या निर्णय लिया, इस चीज़ का हमें पता नहीं है। बस हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम तो बस सीधा सा बेटर है, 5 साल के बाद चुनाव आए, सो रहे थे, उठे और वोट देने चले गए और वोट डालकर वापस आ गए, फिर 5 साल तक हम गुलाम हैं। जब हमें अपने वोट का मूल्य पता नहीं है, यानी हमें गंभीरता से नहीं लेते चुनाव को, यानी अगंभीर है यहाँ की जनता। यहाँ की जनता उदासीन है, जागरूक नहीं है, राजनीति के बारे में नहीं जानती वो, न जानना चाहती।
ठीक है, कोई व्यक्ति आएगा, उसको कुछ बातें बोलेगा, उनको धन देगा, या जो बल का या किसी ने प्रकार दबाव का यूज करके वो क्या करेगा, वोट ऐंठ लेगा। 5 साल तक वो आपके पास आएगा नहीं, जनता से मिलेगा नहीं, कोई काम नहीं है, कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, सिर्फ 5 साल तक वो राज करेगा, हम एक गुलाम की स्थिति में रहेंगे। उसके बाद फिर 5 साल के बाद चुनाव आएगा, फिर वो आएगा, आपको कुछ ना कुछ लालच देके वो फिर क्या करेगा, अपनी सरकार बना लेगा। तो कहने का मतलब है लोग इसके बारे में गंभीर नहीं है, लोग उदासीन है, लोग अशिक्षित है, लोगों को पता ही नहीं है कि किस प्रकार सरकार बनती है, किस प्रकार मतलब जो ये कार्य हो सकता है, कैसे कानून बनता है, ठीक है, प्रशासन कैसे चलता है। उन्होंने एक बात कही थी बहुत ही बढ़िया, वो पढ़ लेते हैं। देखो उन्होंने बात कहा था, पहले था द्विगठन, क्या था, गठबंधन था। द्विगठबंधन में कौन था, द्विगठबंधन में एक तो थी जो राजनेता थे प्लस जो अपराधी थे, इन दोनों के मध्य गठबंधन द्वि हो गए ना, द्वि माने तो दो, यानी दो लोगों के मध्य गठबंधन, ठीक है, राजनेता और अपराधियों का गठबंधन था, और क्या कर रहे थे, चुनाव जीत रहे थे। ऐसी स्थिति में ये इसकी सहायता करता है जब चुनाव की टाइम आता है, और जब ये जीत जाते हैं तब ये इसकी सहायता करता है, बस। जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो वोरा कहते हैं उसके आज वर्तमान में त्रिगठबंधन हो चुका है, त्रिगठबंधन हो चुका है। इसका मतलब त्रिगठबंधन यानी 3, पहले तो 2 ही थे, राजनेता और अपराधी, अब 3 हो चुके हैं। देखो राजनेता अपराधी तो है ही है, राजनेता अपराधी तो है ही है, प्लस में पुलिस भी मिल चुकी है। इसका मतलब पुलिस, राजनेता और अपराधियों का क्या हो चुका है, त्रिगठबंधन हो चुका है। अब वो तीनों मिलकर एक दूसरे के लिए काम करते हैं। पहले तो द्विगठबंधन गठबंधन था, यानी राजनेता और अपराधी मिले हुए थे, सिर्फ आपस में सहयोग करते थे, ठीक है, और राजनीति को गलत तरीके से इसका उपयोग करते थे। लेकिन अब साथ में पुलिस भी मिल चुकी है, यानी वो बोरा इंडियन बोरा कहते हैं भी अब त्रिगठबंधन हो चुका है, पुलिस का, राजनेता का और अपराधियों का, ठीक है। इन्होंने ये अपना सार दिया था, अपना निष्कर्ष दिया था कि किस प्रकार राजनीतिक अपराधीकरण बढ़ता है, ये राजनीतिक अपराधीकरण क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा था, एक तो ये बात कही थी भी जो माफिया है वो एक समांतर सरकार चला रहा है, यानी सरकार तो किसी और की बनी हुई है लेकिन वास्तव में चला कोई अपराधी व्यक्ति रहा है। जो माफिया है वो सरकार को चला रहा है, जो कहता है, जो वो कहता है जैसा करता है वैसे ही सरकार को करना पड़ता है। ये फिल्मों में देखते हो आप, वहाँ के जो अपराधी गुंडे होते हैं ना वही सरकार को चलाते हैं, मंत्री बनाते हैं, सरकार को बनाते हैं, और वो ये भी कहते हैं अगर आपने मेरा काम नहीं किया तो हम सरकार को बदल भी सकते हैं, ठीक है। यानी जब सरकार बना सकते हैं तो सरकार को बदला भी जा सकता है। होता भी ऐसा, बहुत ज़्यादा पैसे देकर मंत्रियों को खरीद लेते हैं, सदस्यों को खरीद लेते हैं, और खरीद कर उसकी सरकार गिरा देते हैं, किसी और को बहुमत देकर उसकी सरकार बना लेते हैं। इसलिए सरकार जो राजनीतिक दल होता है उसको भी डर होता है, और वो क्या करता है, उसकी बात मान लेता है। लेकिन वो कहता है वर्तमान में त्रिगठबंधन हो चुका है, और वो ये भी कहता है भी इसका रीजन ये होता है भी जनता की उदासीनता है, जनता की अगंभीरता है। अगर जनता गंभीर हो जाए चुनाव के प्रति, जनता जागरूक हो जाए, जनता शिक्षित हो जाए, तो वो अपने आप ही जो राजनीतिक प्राधिकरण है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है जो पहले द्विगठबंधन चल रहा था राजनेता और अपराधियों के मध्य, अब वो त्रिगठबंधन का रूप ले चुका है, यानी पुलिस, राजनेता और अपराधी भी क्या हो चुके हैं, इसमें शामिल हो चुके हैं, यानी वर्तमान में त्रिगठबंधन का रूप ले चुका है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका राजनीतिक प्राधिकरण कंप्लीट हो चुका है अभी। अब आपका हम आते हैं आगे, जो नेक्स्ट जो हमारी समस्या है, चुनौती है, वो है भ्रष्टाचार, करप्शन। इसके बारे में तो सभी जानते ही हो भाई, भ्रष्टाचार के बारे में तो ये तो हमारे भारत की विशेषता है, इसके बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता। अगर आप छोटे छोटा काम, अगर जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी है, तो छोटे छोटे काम बनाओगे ना तो भी आपको पैसा देना पड़ेगा। अब भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है, भ्रष्टाचार तो है, ठीक है, क्योंकि भ्रष्टाचार इसीलिए है क्योंकि भ्रष्ट लोग आ चुके हैं, भ्रष्ट लोग है वो कर्मचारी बन चुके हैं, राजनेता बन चुके हैं। अब वो क्या करेंगे, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, क्योंकि पैसे देकर वो वहाँ सीट पर पहुंचे हैं, तो पैसे तो पूरा करेंगे ना, लालच होता है उनको, यहाँ तक मुश्किल से पहुंचे, अब पैसा ऐंठना है उनका, एक उद्देश्य होता है पैसा ऐंठने का, क्योंकि लोकतंत्र में उद्देश्य होता है जनता की सेवा का, तो वो तो भूल जाते हैं, वो सिर्फ स्वार्थ को पूरा करते हैं, अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। तो इसके अंदर आप भ्रष्टाचार को बढ़िया तरीके से क्या कह सकते हो, इसका आप कह सकते हो किसी व्यक्ति के द्वारा या कोई कर्मचारी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा
अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कानूनों का या जो नियम है उनका, यानी नियमों का, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कानूनों का, नियमों का, या अपने फायदे के लिए, आप स्वार्थ पूर्ति लिख लो, बोलते हैं कानूनों का गलत यूज करना या गलत उपयोग करना, या किसी से कोई उपहार या धन लेकर उसके पक्ष में निर्णय लेना, ये तो भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है। तो वो कानून तो कुछ और कहता है, नियम सिद्धांत तो कुछ और कहते हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए वो क्या करता है, उस कानून नियम को तोड़ देता है, उसके विरुद्ध चलता है, वो किसी ऐसे व्यक्ति को फायदा देता है जो व्यक्ति से वो क्या लेता है, कोई उपहार या धन लेकर उसको फायदा देता है। वो उसको वास्तव में फायदा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, इनकम के लिए वो क्या करता है, इस व्यक्ति को टोटल फायदा दे देता है, और जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए उसको वो नहीं देता। जिस व्यक्ति को वास्तव में मिलना चाहिए उसको फायदा नहीं देता, तो नहीं मिलना चाहिए उससे वो धन या उपहार लेकर क्या कर देता है, उसका काम कर देता है, ठीक है, उसके पक्ष में निर्णय ले लेता है। यही है भ्रष्टाचार। आप देखते हो ना, पैसे देकर आप कुछ भी काम करवा सकते हो। अगर हम सही होते हैं फिर तो पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम सही है ना, फिर तो बिना पैसे ही काम हो जाएगा, नियम सिद्धांत ये कहता है। लेकिन हमें पता है हमें गलत है, हम सही नहीं है, तो फिर हमें पैसा देना पड़ेगा। और वो आगे वाला कर्मचारी, आगे वाला व्यक्ति भी क्या करेगा, उस धन के लालच में, उपहार के लालच में, या कुछ ना कुछ उसको फायदा मिलता है और उसका वो काम कर देता है, यानी जो नहीं करना चाहिए था वो कर देता है, यानी कानून के विरुद्ध चलता है, वो नियमों सिद्धांतों के विरुद्ध चलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार बोलते हैं। और वर्तमान में अगर बात करो, वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है, भ्रष्टाचार का। वर्तमान में सबसे मुद्दा कौन सा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है। प्रत्येक क्षेत्र में करप्शन आ चुका है, ठीक है। पैसे बिना कोई भी काम नहीं होता, धन के बिना कोई भी काम नहीं होता। कहीं भी आप चले जाओ, कोई भी अगर छोटे से छोटा काम कराना चाहते हो ना, तो भी आपको पैसा देना पड़ेगा, धन देना पड़ेगा। और जब वो उस धन और पैसे के लालच में जो काम कर देता है उसे ही बोलते हैं भ्रष्टाचार। अगर वो बिना धन के काम करता है वो भ्रष्टाचार थोड़ी है, वो तो इसका कर्तव्य है काम करने का। लेकिन वो धन लेकर जब काम करेगा, कोई उपहार लेकर काम करेगा, उस व्यक्ति के पक्ष में कोई निर्णय लेगा, वास्तव में वो उसका हकदारी नहीं है तो भी उसको मिल रहा है। मान लेते हैं मैं उस काम का हकदारी नहीं हूँ, मेरे को वो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मैं पैसे देकर वो हक जता रहा हूँ, उस व्यक्ति को पैसे देता हूँ, धन देता हूँ, कोई उपहार देता हूँ, और वो मेरे पक्ष में काम कर देता है। तो उसका हकदारी नहीं था तो ही वो मेरा काम हो रहा है, उसे तो करप्शन कहते हैं, उसको तो हम क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार बोलते हैं। और वर्तमान के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट, भ्रष्टाचार का अर्थ हमने पढ़ लिया। उसके बाद भ्रष्टाचार के वही कारण आए, दुष्परिणाम, वो पढ़ेंगे, वो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।